अभी क्लास 9th CBSE और BTC दोनों के लिए है। संस्कृत व्याकरण में आज विसर्ग संधि का समापन आज होने जा रहा है। ध्यान देंगे, हमने बहुत सारे नियम इसके बारे में बताए हैं, समझाए गए हैं आपको। यदि आपको नियम याद हो गया होगा तो अपने से भी घर पर आप बनाने का प्रयास करें कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ये समझना आपको जरूरी है। जैसे माने हमने लिखा है, सबसे पहले हमने शुरू पढ़ाया स्वर संधि। स्वर को पहले बता भी चुके हैं कि स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि, एकदम शॉर्ट में, एकदम हल्के में बताएं इसको। फिर व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होगा, व्यंजन संधि। उसके बाद विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होगा तो वह विसर्ग संधि होगा। यह ध्यान देना है। और बहुत सारे नियम हमने बता दिया है, कल भी उसकी चर्चा कर रहे थे। आप जितने भी छात्र हैं यदि जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं, ये ध्यान रखें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर चिंतन करेंगे तो आपका संधि जो है 9th की कक्षा में विशेष रूप से यही पढ़ना है 10th में आपको। यदि अभी आप इसको ठीक से समझ लिए, ठीक से पढ़ लिए तो कोई दिक्कत आपको अभी नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। तो अभी हमें एक अंतिम है नियम बता रहे हैं विसर्ग संधि का कि विसर्ग के पूर्व, ये नियम जो है अंतिम नियम है। विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ रहने पर और बाद में क ख या क फ आने पर विसर्ग का मूर्धन्य स्वर होता है। ध्यान देंगे, आपको हम कई बार बता चुके हैं कि अंतस्थ वर्ण, हिंदी जो पढ़ते हैं उनके लिए भी अंतस्थ वर्ण, उस वर्ण, अंतस्थ वर्ण क्या है तो य अंतस्थ हो गया। उस वर्ण क्या है तो तलावे स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंड स्वर। तो कह रहा है कि विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ रहने पर और बाद में क ख या क फ आता है। यदि धन के बाद यानी इसके बाद यदि यहाँ क ख हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ जो है विसर्ग के बाद क ख या प फ ये यदि आता है, ये विसर्ग हो गया, आप ये धन का यानी प्लस का चिन्ह इसको डिवाइड करते हैं शब्दों को, तो क ख या प फ, क ख हो गया या प फ आगे तो है ना। इसलिए हमने इसके बारे में बता दिया है विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ रहने पर, विसर्ग के पहले का जो शब्द होगा यानी विसर्ग के पहले यदि कोई भी यदि स्वर ई हो अथवा उ हो, यदि इस विसर्ग के पहले यदि ई होगा, कोई भी ऐसा शब्द जैसे मान लीजिए हो गया है ना, दु हो गया, क्योंकि हमने लिखा भी है कि ई अथवा उ रहने पर नि हुआ या उ हुआ, यानी इकार हो अथवा उकार हो लेकिन विसर्ग के पूर्व हो। तो जब इसकी संधि करेंगे और प्लस के चिन्ह के बाद जो शब्दों को डिवाइड करता है तो इसमें क ख या प फ आने पर कह रहा है कि मूर्धन्य स्वर हो जाता है। मूर्धन्य आप जानते हैं, मूर्धन्य से जैसे हमने ये आरंभ ले दिया, ये मूर्धन्य स्वर हुआ, लेकिन इसको इत्संज्ञक भी कहते हैं। इत्संज्ञक का अर्थ होता है जिसमें हलंत लगा हुआ हो, वह वर्ण आधा होता है, उसका आधा ही प्रयोग करते हैं। तो हमने लिख दिया है, बता भी दिया है कि विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ रहने पर और बाद में क ख या प फ आने पर विसर्ग का मूर्धन्य स्वर हो जाता है। जैसे निधन कपट, नि में क्या है हारस ई है और विसर्ग हो गया, तो विसर्ग के पहले ई हो गया नि और कपट हो गया। जब इसको मिलाएंगे तो ये विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य स्वर, तो निष्कपट हो गया। आविधन कृतम, ध्यान देंगे यहाँ पर आवि विसर्ग हो गया है ना, यहाँ विसर्ग हो गया तो आविधन कृतम बन जाएगा आविष्कृतम। यहाँ पे देखिए ई हो गया, यहाँ भी ई हो गया, लेकिन इसके बाद मूर्धन्य स्वर है तो आविधन कृतम आविष्कृतम, दुधन कृतम दुष्कृतम, दुधन
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग के पूर्व उ है तो दुह धन कृतम हो जाएगा, दुष्कृतम। वही धन कृतम हो जाएगा, बहिष्कृतम। इसको यानी इतना आप इसका रिवीजन कर लीजिए, इतना इसकी तैयारी कर लीजिए कि संधि कहीं से पूछता है, चाहे वो संधि से विच्छेद करना हो या विच्छेद या संधि करना हो, इतना आपकी तैयारी हो जाए कि आप कहीं से कोई पूछता है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यह ध्यान देने की बात है। तो ये जो है अंतिम नियम है जो हमने आपको बताया है, और ये अंतिम नियम जो है यह जैसे ये 9वां नियम हो गया है ना, ये 9वां नियम हो गया। तो इसमें जो है आप इसको 2 बार 4 बार 5 बार इसको उदाहरण को बनाएंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए। संधि से विच्छेद, जैसे उसमें सहजन में भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, प्रश्नमाला करके बहुत ऐसा संधि से विच्छेद करना है, विच्छेद से संधि करना है। तो यदि उसको आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए, हम लिख दिया दुह धन कृतम दुष्कृतम, बहि धन कृतम बहिष्कृतम, बहिष्कृतम, है ना। इस तरह से बहुत ऐसे शब्द यहाँ हम कर दिया कि आभि धन कृतम आविष्कृतम, नि धन कपट निष्कपट। अब इतना आप इसका अभ्यास कर जाएंगे, ये पता चलना चाहिए कि यह व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो स्पष्ट फिर एक बार सुन लीजिए। स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि होगा, जैसे इति धन आदि इत्यादि। महाधन इस महेश, महा में आ है और इस में भी ई है, तो जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल होगा स्वर संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होगा। उदाहरण में आप जान लीजिए, वाक धन ईशा वागीशा, तप धन लीना तलीना, तप धन है ना, सब धन मात्रम सन्मात्रम का 9 हो जाएगा। सब धन जैसे सच्चिदानंद हो गया, सब धन चित्त धन आनंद हो गया। इसलिए जितना भी आप रिवीजन करते हैं, जितना आप इसको जो है वो एक्सरसाइज बनाएंगे, आपको पूरी जानकारी इसकी होगी। इसके बाद हमने क्या किया है कि कुछ संधि लिखा है यहाँ पर। देखिए अभी जो पढ़ाए हैं विसर्ग संधि का ही कुछ उदाहरण दिया है। जैसे यहाँ पर दे दिया हमने पूर्णाधन चंद्र। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। पूर्णा और चंद्र है तो आप बताएंगे अस्तो अश्चुनाशु एक सूत्र है तो पूर्ण चंद्र हो जाएगा। अंतः धन निहित